तो आदाब, सलाम, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक महिला होती है, उसकी बेटी की मौत हो चुकी होती है। अब घर परिवार अच्छा खासा अमीर था। बीकानेर में यह महिला रहा करती थी। उसकी बेटी की मौत हुए करीब 2 साल हो चुके थे। उसकी बेटी को पालतू कुत्तों का बड़ा शौक था। उसके पास अलग अलग ब्रीड के कुत्ते थे। एक साथ में चार चार कुत्ते वो पाला करती थी। अब जब उसकी मौत हो गई तो कुत्तों को उसका पति अपनी मदर इन लॉ के पास ले आए। अब चूंकि बेटी को कुत्तों से बड़ा प्यार था, बड़े फेवरेट थे उसके वो कुत्ते, तो अब मदर इन लॉ के पास वो कुत्ते रहे। अब लेकिन हुआ यूं कि वो जो महिला थी उसकी तबीयत भी अचानक खराब होने लगी। अब उसको ये कि मेरी तबीयत खराब रहती है, बार बार हॉस्पिटल जाना आना होता है, तो अब यह है कि उन कुत्तों का ख्याल कौन रखे। तो एक दिन वो अपने दामाद से कहती है कि देखो, यहाँ पे इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तुम ऐसा करो, इन कुत्तों को किसी को दे दो। तो दामाद करता है कि उनमें से 3 कुत्ते वो अपने दोस्त को दे देता है और एक कुत्ता अपने पास रखता है और सर्वेंट को कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। लेकिन कुछ दिन के बाद होता यूं है कि उस महिला की जो तबीयत है वो सुधरने लगती है और वो ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद में वो अपने दामाद से कहती है, ऐसा करो, तुम उन कुत्तों को ले आओ, उन चारों कुत्तों को अब तुम ले आओ। तो दामाद उनको ले आता है, लेकिन 3 लेकर के आता है। महिला उससे पूछती है, क्योंकि जो चौथा कुत्ता था वो उसकी बेटी का सबसे फेवरेट कुत्ता था, सबसे प्यारा कुत्ता था, जिसका नाम जिग्गी था। वो महिला उस कुत्ते के बारे में अपने दामाद से पूछती है, तो दामाद कहता है कि एक आर्मी ऑफिसर को वो बहुत पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने उसको वो दे दिया, और आपने कहा था कि अगर कोई मिल जाए तो उसे इसको दे देना, तो मैंने उसको दे दिया। अब पता नहीं कोई इंडिया के कौन से हिस्से में वो पोस्टेड है, कहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है। तो महिला भी कहती है, चलो ठीक है, किसी ने तो उसका ख्याल रखा। अब वक्त बीतता रहा, महिला अपने 3 कुत्तों के साथ खुश है। तो एक दिन हुआ यूं कि उन 3 कुत्तों में से एक की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो डॉग स्पेशलिस्ट को बुलाती है और डॉक्टर को बुलाती है। वो डॉक्टर आता है और उस कुत्ते को देखता है। अब उस कुत्ते को देखने के दौरान वो डॉक्टर एक बात कहता है कि आई एम सो सॉरी, कि मैं आपके उस प्यारे और लाडले कुत्ते को नहीं बचा सका जो बीमार था। मैंने उसका इलाज किया लेकिन मैं उसको नहीं बचा सका, उसकी मौत हो गई। अब महिला ये सुनकर के चौंक जाती है और कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो डॉक्टर कहता है कि मैं आपको वो कुत्ता था ना, बड़ा प्यारा सा, जिसका नाम जिग्गी था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो कुछ दिन पहले बीमार हो गया था, मैंने उसका इलाज भी किया लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। लेकिन महिला फिर कहती है कि लेकिन मेरे दामाद ने तो उसको एक आर्मी ऑफिसर को दिया है। तो डॉक्टर घबरा जाता है और घबरा कर कहता है कि नहीं नहीं, आपका दामाद ही उसको मेरे पास लेकर के आया था और मैंने उसका इलाज किया, उसको देखा, लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। अब इतना कह करके डॉक्टर वहां से चला जाता है। अब महिला के दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। इतने में उनका उसका दामाद भी आ जाता है। दामाद से वो पूछती है कि वो चौथे कुत्ते का क्या हुआ? तो दामाद कहता है कि मैंने आपको बताया ना, एक आर्मी ऑफिसर को मैंने उसको दे दिया, उसको बड़ा पसंद आ गया था। तो महिला कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उस कुत्ते की मौत हो चुकी है, वो बीमार हो गया था और उस कुत्ते की मौत हो चुकी है। अब वो बहाने बनाता है, लेकिन महिला उसको फिर सारी कहानी सुनाती है कि तुम ऐसे ऐसे उसको उस डॉक्टर के पास ले गए थे, अभी वो डॉक्टर यहाँ आया था कुत्ते को देखने के लिए, तो उसने मुझे सारी कहानी बताई कि तुम वो बीमार हो गया था, तुम उसको उसके पास ले गए थे और वो कुत्ता मर गया, तुमने मुझसे झूठ बोला।
मेरी बेटी का जो सबसे फेवरेट कुत्ता था तुमने उसके बारे में मुझसे झूठ बोला। अब वो तरह तरह के बहाने करता है, फिर वो समझ जाता है कि बहानों से काम नहीं चले। इतने में वो महिला उससे कहती है कि अब तो मुझे एक और शक हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी की मौत भी नेचुरल नहीं अननेचुरल थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही ने मेरी बेटी को कुछ किया है। तो दामाद फौरन कहता है कि अरे आप ये क्या कह रही हैं। इतने में कहानी, वो महिला पिछली बातों को याद करती है और कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है और कहानी चली जाती है 2020 में फ्लैशबैक के अंदर कि बीकानेर में एक परिवार रहा करता था जिसमें स्वपन चौधरी, रेणु चौधरी और उनकी एक बिटिया जिसका नाम था मोनालिसा वो रहा करते थे। अब घर परिवार अच्छा खासा अमीर था, बहुत सारी प्रॉपर्टी और जायदाद थी। अब बेटी की उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की थी, अर्जित पूरी की थी। तो बेटी जो थी उसका बीकानेर से जयपुर आना जाना लगा रहता। अब इसी आने जाने के दौरान में उसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत होता है। वो मुलाकात दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब जो मोनालिसा होती है वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, माता पिता को शादी के लिए कहती है, लेकिन माता पिता उस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के मंदिर में भवानी सिंह शेखावत से शादी कर लेती है। अब शादी के बाद वो घर वालों को बताती है। अब घर वाले भी ये सोचते हैं कि चलो जब बेटी खुश है, जब बेटी राजी है तो हम भी क्यों अड़चन बने। तो माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। अब वक्त बीतता रहा। अब जो मोनालिसा के पिता थे उसकी बहुत सारी जमीन वो जयपुर के हाईवे से लगकर भी थी और उस जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मोनालिसा को भी दे रखा था। लेकिन मोनालिसा एक चीज से बेखबर थी कि जिस इंसान से उसने शादी की है, जिस इंसान से उसने प्यार किया है, उसकी ऑलरेडी पहले ही 2 शादी हो चुकी है। वो पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि भवानी सिंह की 2 शादियां पहले भी हो चुकी थी। पहली शादी जब हुई थी उसके बाद उसने अपने ही गांव की एक लड़की से शादी की और उससे उसका एक बच्चा भी था। तो अब भवानी सिंह का जो है कभी उसके पास जाना, कभी उसके पास जाना। अब जब 3-3 बीवियां होंगी तो जाहिर सी बात है, तो ये बात छुपने वाली कहां। लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कहीं कहीं इसी जाने के दौरान में, आने जाने के दौरान में कहीं कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। तो वो मोनालिसा से कहता है कि हम जयपुर में चल करके रहते हैं। तो इसी दरमियान में वो जयपुर के एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और वो वहां जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। अब दिसंबर 2020 में इन्होंने शादी की थी। अब वहां जाकर के रहते हैं, धीरे धीरे वक्त बीतता है। लेकिन फरवरी 2021 में 4 फरवरी को बीकानेर में एक फोन बजता है। रेणु चौधरी वो फोन उठाती है और इधर से रेणु चौधरी को उसके दामाद की आवाज सुनाई देती है। दामाद कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो गया है, क्योंकि 2020-21 का जो दौर था वो कोरोना काल का था और बहुत खतरनाक दौर था। वो कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो गया है और मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। अब कोरोना काल में यह था कि ना कोई किसी से मिलने आ सकता था, ना कोई मिलने जा सकता था। 2-2 फीट की दूरी, ये 1-1 किलोमीटर लोग दूर भाग रहे थे। ये हाल था। कांधे देने के लिए लोग बाग नहीं मिल रहे थे, तो मिलने के लिए तो बहुत दूर की बात है। तो अब घर वाले ना हालचाल ले सकते थे, ना हालचाल पूछ सकते थे, ना तीमारदारी के लिए आ सकते थे। तो अब घर वाले फोन पर ही सुनकर के वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद भवानी सिंह शेखावत दोबारा फोन करता है और कहता है कि मोनालिसा नहीं बच पाई, कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब घर वाले जो है आ भी नहीं सकते थे, कोरोना काल का वक्त है। कोरोना पेशेंट वैसे तो कोरोना पेशेंट से वैसे भी लोग बाग दूर भाग रहे थे।
तो भवानी सिंह शेखावत कहता है कि मैंने यही निगम का शमशान है, उसमें उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, और वो उसका अंतिम संस्कार कर भी देता है, और दूसरे दिन उसकी अस्थियों को उठा करके वो विसर्जन करने भी जाता है। लेकिन अब महिला के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती हैं। जब महिला के सामने इस कुत्ते की बात आती है तो महिला के दिमाग में ये बातें खटकने लगती हैं, और इनका जिक्र वो अपने पति स्वपन चौधरी से करती है। उसका पति जो होता है उसको भी बातें अटपटी लगती हैं। पहले भी उसको अटपटी लगी थी, लेकिन पहले उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब उसकी बीवी ने ये सारी बातें उसको बताई कि उसने कुत्ते के बारे में हमसे झूठ बोला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ किया हो। अब जो उसका पति होता है स्वपन चौधरी, वो भी जब याद करना शुरू करता है तो उसको लगता है कि जब मैं भवानी सिंह से बात करता हूं और उसकी माँ से बात करता हूं तो दोनों की बातों में बहुत डिफरेंस होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इसने ही हमारी बेटी के साथ कुछ किया है। तो स्वपन चौधरी जो होता है वो पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करता है। अब पुलिस भी ढीली ढाली कुछ काम ना करे, क्योंकि 2 साल पुराना केस था। अब जो स्वपन चौधरी जो था उसके ऊंचे रसूख थे, पैसे वाला आदमी था। तो जो राजस्थान के डीजीपी होते हैं वो उनसे जाकर के मुलाकात करता है। राजस्थान के डीजीपी से उसकी मुलाकात होती है और डीजीपी को वो अपनी सारी कहानी बताता है, और स्वपन चौधरी डीजीपी साहब से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब जो डीजीपी होते हैं वो जयपुर की पुलिस और बीकानेर की पुलिस को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। अब पुलिस के ऊपर से दबाव आ गया था, साहब का हुक्म आ गया था, तो अब पुलिस की क्या हिम्मत कि इन्वेस्टिगेट ना करे। अब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन पुलिस भी ये कि इन्वेस्टिगेट कहां से किया जाए, क्योंकि 2 साल पुराना मामला था। अब पुलिस शुरुआत करती है बयान से। सबसे पहले पुलिस भवानी सिंह का बयान लेती है। वो बताता है कि 4 फरवरी को वो बीमार हुई, फिर मैंने उसको ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उतनी तारीख को सिलेंडर कम हुआ, ऑक्सीजन की कम हुई, और इतनी तारीख को उसकी डेथ हो गई। लेकिन उधर जब उसकी मां से बयान लिया गया तो पुलिस ने यह पाया कि मां बेटे के बयान में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। अब पुलिस भवानी सिंह के बयान के आधार पर उस हॉस्पिटल में जाती है जहां पर वो पुलिस को बताता है कि उस हॉस्पिटल में मैं ले गया था। तो वहां जाकर पुलिस जब हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक करती है तो वहां पर मोनालिसा का उनको नाम नहीं मिलता कहीं भी। फिर उसके बाद में उस शमशान घाट में वो जाते हैं और वहां जाकर रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वहां भी पुलिस को मोनालिसा का नाम कहीं नहीं मिलता। रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं था मोनालिसा। अब पुलिस को भी ये कि कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास, अब अरेस्ट कैसे करें। तो अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है और सीडीआर निकलवाती है। तो सीडीआर में भी ये पाती है कि ये जो बयान दे रहे हैं सीडीआर के हिसाब से, इनकी लोकेशन के हिसाब से बयान मेल नहीं खा रहा। पुलिस जब आगे तफ्तीश करती है तो पुलिस को एक बात और पता चलती है कि मोनालिसा ने दिसंबर में शादी से कुछ महीने पहले उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा बेचा था जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ थी। उसको 1 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से 30 लाख रुपए उसने अपनी मां रेणु चौधरी को दे दिए थे और 70 लाख अपने पास रख लिए। अब इस डील के बारे में, इन पैसों के बारे में भवानी सिंह को भी पता था, और भवानी सिंह को यह भी पता था कि मोनालिसा के पास और भी जमीनें हैं। तो यहीं से वो अपने प्यार का जाल शुरू करता है, प्यार का जाल बुनता है और उसमें मोनालिसा को फंसा भी लेता है, उसमें कामयाब भी हो जाता है और बात शादी तक पहुंचती है। और शादी करने के बाद फिर वो जयपुर में पहुंच जाते हैं, जयपुर उसको वो ले जाता है। और जयपुर पहुंचने के बाद में
मोनालिसा को उसकी शादियों के बारे में पता चल जाता है। अब मोनालिसा उसके ऊपर रोक टोक करती है कि तुम यहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, इससे बात नहीं करोगे। अब मोनालिसा की इजाजत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था। मोनालिसा के पास पैसे बहुत थे, क्योंकि मालदार घराने से थी, अमीर परिवार से थी, और 70 लाख रुपए भी आए थे। और ये बात भवानी सिंह को भी पता थी। अब भवानी सिंह को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन पैसों के लिए मैंने ये शादी की है कि वो पैसे ये मोनालिसा ऐसे ही खर्च कर दे, क्योंकि मोनालिसा खर्चीली बहुत थी। तो उसमें से कुछ पैसे उसने ईएमआई में, और गाड़ियां भी बहुत थी। तो अब उसको ये लगता है कि कहीं ये पैसे भी हाथ से चले जाएं और कुछ मामला भी हल ना हो। तो वो सोचता है कि मोनालिसा को रास्ते से हटा देते। लेकिन अब वो ये कि रास्ते से हटाया कैसे जाए, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कोरोना काल का वक्त चल रहा था। उसे ये बात मालूम थी कि बॉडी का ना पोस्टमार्टम होगा, ना पुलिस आएगी, ना घर परिवार वाले आएंगे, किसी को ये बात पता नहीं चलेगी। तो वो सोचता है कि यही मौका अच्छा है। और उसको ये बात पता थी कि मोनालिसा की आदत है दूध में रसगुल्ले डाल करके खाना। तो इसी का वो फायदा उठाता है और उस दूध में वो नींद की बहुत सारी गोलियां मिला देता है और ऊपर से रसगुल्ले उसमें डाल देता है। जब मोनालिसा वो दूध पीती है, दूध पीने के बाद में वो गहरी नींद में चली जाती है। और गहरी नींद में जाने के बाद में भवानी सिंह तकिया उठाता है और मोनालिसा के मुंह को दबाता है, और तब तक दबाता रहता है जब तक मोनालिसा की मौत नहीं हो जाती। अब वो ये सारा काम कर देता है। मोनालिसा की मौत हो चुकी थी। उसे पता था कि करीब 50 लाख रुपए अभी भी मोनालिसा के पास मौजूद है। उसे पता था, उसे लग रहा था कि अगर मोनालिसा को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो सारे 50 लाख उसके हो जाएंगे। अब वो मोनालिसा का कत्ल कर चुका था, मर्डर कर चुका था। अब इधर वो घर वालों को कहता है कि मोनालिसा का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और सर में चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब वो घर वालों को ये नहीं कह सकता था कि कोरोना पेशेंट है, इसलिए कि घर वालों ने एक दिन पहले ही उसको देखा था उसके साथ में। अब क्योंकि कोरोना पेशेंट वो अलग होता है, इसलिए घर वालों से उसने ये कहा कि उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और उसके सर में चोट आ गई, इस वजह से उसकी मौत हो गई। और यही दूसरी तरफ वो अपने ससुराल वालों से कह रहा था कि मोनालिसा को कोरोना हो गया है और कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई। और इस काम में वो अपने साथ अपने 2 दोस्तों को भी शामिल करता है। जब पुलिस सीडीआर चेक करती है, उसकी जांच करती है और लोकेशन जांच करती है, तो पुलिस के सामने ये सारी बातें निकल करके आती हैं। अब पुलिस सीडीआर की बिना पर उसके एक दोस्त को उठाती है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है। तो कुछ देर के बाद वो अपना मुंह खोल देता है। उसके बाद पुलिस भवानी सिंह को उठाती है और भवानी सिंह भी अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। पुलिस सबको जेल भेज देती है और उस कुत्ते की मौत की वजह से मोनालिसा का जो मर्डर केस था वो लोगों के सामने आता है। मोनालिसा के मर्डर की जो हकीकत थी, मोनालिसा की मौत की जो हकीकत थी, वो लोगों के सामने खुल करके आती है। तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।